हेलो दोस्तों, एवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में बच्चे इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो टॉपिक हमें करना है शस्त्र नियंत्रण। शस्त्र नियंत्रण ये टॉपिक्स यूजीसी नेट में भी है बच्चे। और शस्त्र नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं उन पे भी हम लोग बातचीत करेंगे, और शस्त्र को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सी संधियां हुई हैं ये भी एक तरह से बातचीत की जाएगी। क्योंकि जो ट्रीटी हैं बच्चे वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो ट्रीटी होती है उसका ऑब्जेक्टिव या तो एग्जाम में पूछ लेगा, या जो ट्रीटी है उसका ईयर पूछ लेता है कि जैसे एग्जाम्पल फॉर एनपीटी का ईयर पूछ सकता है आपसे, पीटीबीटी का पूछ सकता है ईयर। ठीक है, शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज को भी हम लोग जर्नलिस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बच्चे समझने की कोशिश करते हैं और समझते भी हैं। क्योंकि अगर शस्त्र पे नियंत्रण नहीं होगा, शस्त्रों पे अगर नियंत्रण नहीं लगाया जाए तो ऐसे बहुत सारे देश हैं बच्चे जो विकासशील हैं, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था हो सकती है कि क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। शस्त्र के दौड़ में, हथियारों की रेस में कुछ ऐसे देश हैं बच्चे जो पूरी तरह से क्या हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। और अगर आप शस्त्र नियंत्रण नहीं करेंगे बच्चे तो कहीं ना कहीं शस्त्र नियंत्रण नहीं करने के वजह से संघर्ष जैसी चीजें या युद्ध जैसी चीजों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो शस्त्र नियंत्रण के द्वारा एक तो हम लोग संघर्ष को क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, और युद्ध को भी क्या कर सकते हैं बच्चे, रोक सकते हैं। इसलिए हमारे लिए शस्त्र नियंत्रण जो है वो आवश्यक होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक टॉपिक के रूप में आपको शस्त्र नियंत्रण पढ़ाया जाता है कि शस्त्रों का आप नियंत्रण कैसे करेंगे। जो वर्ल्ड में आर्म्स रेस है, जो हथियारों की एक दौड़ लगा रहे हैं देश, उसको किस प्रकार से सीमित किया जाएगा, उन्हीं चीजों को बच्चे हम लोग शस्त्र नियंत्रण में क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हमें शस्त्र नियंत्रण का एक प्रकार से बच्चे अर्थ समझना होता है कि शस्त्र नियंत्रण का अर्थ क्या होता है। तो शस्त्र नियंत्रण का अर्थ होता है बच्चे कि जो हथियारों के प्रयास को सीमित करना, हथियारों के प्रयास को क्या करना, सीमित करना ही क्या है बच्चे, शस्त्र नियंत्रण है। यानी जो एक प्रकार से हथियारों की जो एक रेस चल रही है, ठीक है, उन हथियारों की रेस को सीमित करना ही क्या है, शस्त्र नियंत्रण है। आई बात समझ में कि जब भी आपसे पूछा जाए कि शस्त्र नियंत्रण का अर्थ समझाइए तो आप सीधा बताइएगी कि जो हथियारों के प्रयास हो रहे हैं, हर एक देश अच्छे से अच्छा हथियार एकत्र करने की कोशिश कर रहा है। जैसे परमाणु हथियारों की वो कोशिश कर रहा है। परमाणु हथियारों के अलावा वो एक प्रकार से रासायनिक हथियारों की भी, बहुत सारे देश जो हैं वो रासायनिक हथियारों के लिए भी कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जैविक हथियारों के लिए भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो जो परमाणु हथियार हैं बच्चे, जो जैविक हथियार होते हैं और जो रासायनिक हथियार होते हैं, ये कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए और मानवता के लिए एक प्रकार से क्या करते हैं, खतरा पैदा करते हैं। पूरी मानवता और पूरी इंसानियत को ये क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इसलिए बच्चे दूसरी चीजें शस्त्र नियंत्रण में एक चीज जो सुनने में मिलती है हम लोग को, वो मिलता है निशस्त्रीकरण। ठीक है, निशस्त्रीकरण। ठीक है, जो निशस्त्रीकरण है इसको एक्चुअली इंग्लिश में बच्चे डिसआर्मामेंट बोलते हैं। और जो निशस्त्रीकरण है बच्चे, ये आइडियोलॉजी है आदर्शवादी। ठीक है, ये निशस्त्रीकरण की बात कौन करता है, जो आदर्शवादी विचारधारा में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जो आदर्शवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं वो लोग किसकी बात करते हैं, निशस्त्रीकरण की बात करेंगे बच्चे, डिसआर्मामेंट की बात करेंगे। वो चाहते हैं कि हथियारों को सीमित नहीं करना है। हथियारों की जो उत्पत्ति हो रही है या जितने भी हथियार बन चुके हैं, उन सभी प्रकार के हथियारों को हमें क्या करना है, समाप्त करना ही क्या है, निशस्त्रीकरण है बच्चे। पूरी तरह से, मतलब परमाणु हथियारों की भी समाप्ति होनी चाहिए, प्लस जैविक हथियारों की भी समाप्ति होनी चाहिए, और प्लस रासायनिक हथियारों की समाप्ति ही क्या है, निशस्त्रीकरण है। अगर पूछा जाए कि निशस्त्रीकरण की जो अवधारणा है ये किस विचारधारा से जुड़ती है, तो बच्चे वहां पे आदर्शवादी विचारधारा आपको ध्यान में रखना है।
यानी भारत जो है वो कहीं ना कहीं आदर्शवादी विचारधारा से भी प्रभावित है। यानी भारत की जो विदेश नीति है उसमें आदर्शवादी विचारधारा भी दिखेगी, यथार्थवादी विचारधारा भी दिखेगी। जब भारत ने अपने विदेश नीति की शुरुआत किया था उस समय में, नेहरू के समय, पूरी भारत की विदेश नीति जो थी वो किसी अगर विचारधारा से जुड़ती थी तो वो आदर्शवादी विचारधारा थी। लेकिन इंदिरा गांधी जब सरकार में आती हैं और इंदिरा गांधी का जब शासन होता है तो हम धीरे धीरे आदर्शवादी से यथार्थवादी की तरफ क्या करते हैं, मुड़ते हैं। लेकिन आज भी हम लोग किसकी बात करते हैं, निशस्त्रीकरण की बात करते हैं। ये ध्यान में आपको रखना है बच्चे। और जो निशस्त्रीकरण भी मैंने बता दिया। दूसरा एक चीज बच्चे जनरली समझना है कि शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक्चुअली शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शीत युद्ध के दौरान स्टार वार का कंसेप्ट निकल कर आता है बच्चे। स्टार वार का कंसेप्ट निकल कर आता है। और जो स्टार वार का कंसेप्ट था ये अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने दिया था। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो रीगन है, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो रीगन है उनके द्वारा स्टारवाद की क्या की गई थी, एक अवधारणा दी गई थी। स्टारवाद को बच्चे जर्नलिस्ट हम लोग स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव्स बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव्स बोला जाता है। यानी मैं अंतरिक्ष में अपने लिए डिफेंस सिस्टम क्या करूंगा, खड़ा करूंगा, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार की मिसाइल अगर मेरे देश के ऊपर भेजी जाए तो उसको क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा और उसको एक प्रकार से क्या किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति रीगन थे उनके स्टार वार के कंसेप्ट के वजह से शस्त्र नियंत्रण पे बातचीत जोरों से शुरू होती है बच्चे। ये ध्यान में रखना है। स्टार वार के वजह से, इसको जनरली से एक तरह से आप स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव इनिशिएटिव्स भी आप बोल सकते हैं बच्चे, जिसमें जनरली क्या होता है कि हम अंतरिक्ष में कुछ डिफेंस सिस्टम को क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, जिससे कि अपनी कंट्री को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शंस देंगे और सुरक्षा देंगे और दूसरे कंट्री के मिसाइल को डिटेक्ट करके अंतरिक्ष में ही क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो सोचो ये एक प्रकार से ही हथियार ही डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या कर सकता है, पूरे विश्व में इस प्रकार की एक प्रचलन और प्रथा क्या होगी, शुरू होगी बच्चे, जो बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था को क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है, स्टार वार का कंसेप्ट किसने दिया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने दिया है। या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चे, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक डिफेंस, ठीक है ना, जो स्ट्रेटेजिक आपकी डिफेंस इनिशिएटिव्स है, ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस जो इनिशिएटिव्स है ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ही दिया था। ये ध्यान में रखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव्स का एक प्रकार से क्या किया था, उन्होंने कंसेप्ट दिया था। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक कंसेप्ट हमें सुनने को मिलता है और पढ़ने को भी मिलता है, इस पे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट है जिसको मैं पढ़ने के लिए, उसको जनरली हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बच्चे मैड। ठीक है, म्यूचुअल असॉर्ट डिस्ट्रक्शंस, म्यूचुअल असॉर्ट, ठीक है, डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो मैड है, म्यूचुअल असॉर्ट डिस्ट्रक्शंस जो है, ये कंसेप्ट यानी ये अवधारणा क्या समझाती है, या ये कंसेप्ट क्या समझाता है, म्यूचुअल असॉर्ट डिस्ट्रक्शंस जो कंसेप्ट है वो ये बोलता है बच्चे, जितने भी परमाणु शक्ति राज्य हैं उनके बीच में कभी भी युद्ध नहीं होगा। जो एटॉमिक स्टेट हैं बच्चे उनके बीच में कभी युद्ध नहीं होगा, कभी वार नहीं होगा। ये म्यूचुअल असॉर्ट डिस्ट्रक्शंस बोलता है, क्योंकि एक परमाणु शक्ति, एक न्यूक्लियर पावर स्टेट दूसरे न्यूक्लियर पावर स्टेट के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही मैं न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करूंगा वैसे ही दूसरी कंट्री के पास भी क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो इस्तेमाल करेगा और दोनों कंट्रियों को इस युद्ध में, इस वार में जीरो सम गेम की कंडीशन पे पहुंच जाएंगे।
ठीक है, ना तो किसी को फायदा होगा ना तो किसी को नुकसान होगा, यानी दोनों को ही क्या हो सकता है, एक तरह से क्या हो जाए, नुकसान हो, या दोनों को कुछ ना कुछ क्या होगा, नुकसान होगा। तो एक तरह से जो म्यूचुअल एसॉर्ट डिस्ट्रक्शन जो है बच्चे, ये सभी प्रकार के संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है, रोकता है। यानी खास तौर से परमाणु शक्ति जो राज्य है, न्यूक्लियर जो स्टेट है, उनके बीच में कभी भी युद्ध नहीं होगा। यानी भारत के पास भी न्यूक्लियर, भारत भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर स्टेट है। तो ऐसा नहीं कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर स्टेट का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, और पाकिस्तान ने किया तो भारत अगर करता है तो दोनों देश को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है बच्चे। न्यूक्लियर स्टेट जो है वो कभी भी एक दूसरे कंट्री के ऊपर क्या करेंगे, हमला नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर का गेम होता है, पूरा पावर के लिए पॉलिटिक्स हो रही है। तो इंसानियत बची रहनी चाहिए जिसपे आपको रूल करना है। तो कभी तो मैट डिस्ट्रक्शन ये बोलता है बच्चे, ये ध्यान में रखना, कभी कभी पेपर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो सिविल सर्विसेज का पेपर अगर देना चाहते हैं तो इंटरव्यू में भी कभी कभी वो IR बोलते हैं लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि IR जो है मेरा, ठीक है, IR में हमें इंटरेस्ट है, तो आप पूछा जा सकता है कि मैड जो है ये कंसेप्ट क्या है, इसको आप समझाइए, ठीक है। ठीक है, तो मैट कंसेप्ट यही बोलता है कि जितने भी परमाणु शक्ति राज्य उनके बीच में कभी भी युद्ध नहीं होगा, या युद्ध होने की संभावना जो होती है वो कम होती है। तो सीधा युद्ध नहीं होगा ये शब्द मत करके आप यूज कर दीजिए कि संभावना जो होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, कम होती है न्यूक्लियर स्टेटों के बीच में। एक और कंसेप्ट देखते हैं बच्चे, ठीक है, मैट मैंने आप लोगों को बता ही दिया, एक और कंसेप्ट पर बात कर लेते हैं, और वो कंसेप्ट आप जनरली उसको एक तरह से बोला जाता है एटम फॉर पीस, ठीक है, एटम फॉर पीस। ये नारा किसने दिया है, या किसका स्लोगन है, या एटम फॉर पीस जो है यानी शांति के लिए परमाणु, ठीक है। परमाणु का दो तरह से उपयोग किया जा सकता है बच्चे, शांति पर्पस के लिए भी आप परमाणु का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे देश को डराने के लिए, और दूसरे देश पे अगर आपने दूसरे देश के साथ अगर आप युद्ध चल रहा है और उस युद्ध को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो वहां पे भी परमाणु का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो एटम फॉर पीस का जो कंसेप्ट था बच्चे, ये कंसेप्ट एक तरह से आइजनहावर ने दिया था, ये नाम आपको ध्यान में रखना होगा, आइजनहावर। जो आइजनहावर है बच्चे, उन्होंने एटम फॉर पीस, इंटरनेशनल रिलेशन पे इनकी सबसे बेस्ट बुक इन्होंने लिखा है, वहां पे एटम फॉर पीस के बारे में इन्होंने बताया। एटम फॉर पीस का मतलब यह है कि शांति के लिए एक तरह से हमें क्या करना चाहिए, परमाणु का इस्तेमाल करना चाहिए, और निशस्त्रीकरण की एक तरह से हमें क्या करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। निशस्त्रीकरण की क्या करनी चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए कि निशस्त्रीकरण में हम एक ही बार में तो हथियारों को समाप्त नहीं कर सकते हैं, और शस्त्र को नियंत्रण करना यानी आर्म्स को कंट्रोल करना है, तो आर्म्स कंट्रोल धीरे धीरे ही हो सकते हैं। तो उसके लिए एक योजना बनानी चाहिए हमें। तो एटम फॉर पीस का जो कंसेप्ट था बच्चे, ये आइजनहावर का है। जैसे आप परमाणु का पीसफुल, यानी अगर आपके देश में ऊर्जा की कमी है, ठीक है, एनर्जी की शॉर्टेज है, तो आप एटॉमिक का इस्तेमाल करके अपनी कंट्रीज में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उससे आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तो एटॉमिक, आप इसका एटॉमिक का मेडिकल में भी एक तरह से क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एटॉमिक को आप वेपन के तरह से इस्तेमाल ना करें, एटॉमिक का एक पीसफुल तरीके से सिविल पर्पस के लिए क्या एक तरह से होना चाहिए। ये आइजनहावर ने एटम फॉर पीस में समझाने की कोशिश की थी, और पेपर में यही पूछा जाएगा बच्चे कि एटम फॉर पीस का कंसेप्ट किसने दिया है, तो वहां पे आइजनहावर। और एटम फॉर पीस का कंसेप्ट किस ईयर में आया है बच्चे, तो वहां पे 1953 भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चे। अगली क्लास जो हम करेंगे वो कर लेंगे निशस्त्रीकरण के प्रयास, यानी जो शस्त्र नियंत्रण है, निशस्त्रीकरण के लिए आइजनहावर ने बोला कि योजनाएं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी योजनाएं आई जिसके द्वारा निशस्त्रीकरण जो है वो अपने पूरे लक्ष्य पे तो नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर लेकर कोशिश चल रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चे, और निशस्त्रीकरण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं वो हम अगली क्लास में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। थैंक यू।